सो यहाँ पे हम फोर्स और लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब इस एंटायर लेक्चर में जो कि मैं क्लास 9th के लिए बना रहा हूँ, इसमें मैंने सारी चीज़ों को रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश की है ताकि हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके, हमें एक बेटर आइडिया मिल सके कि जो भी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं उनका यूज़ बेसिकली कहाँ होता है, या रियल लाइफ में वो हमें किस तरह से इफ़ेक्ट डालती हैं, हमारे रियल लाइफ में क्या उनका इफेक्ट होता है या क्या उनका इम्पैक्ट रहता है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द लेक्चर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाहिर सी बात है फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब फोर्स के बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि फोर्स का मतलब होता है अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो जैसे किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम खींचते हैं, सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को खींचेंगे, इस ऑब्जेक्ट को अगर हम अपनी तरफ खींचते हैं तो उसे हम कहते हैं पुल फोर्स, और इस ऑब्जेक्ट को वहीं अगर हम धक्का देते हैं तो उसे हम कहते हैं पुश फोर्स। अब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है बेसिकली, तो फोर्स की एक डायरेक्शन होती है। सपोज़ अगर मैं इस डायरेक्शन को कह दूँ कि ये पॉजिटिव है, तो इस फोर्स को मैं क्या कहूँगा, ये नेगेटिव डायरेक्शन है। और फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो हमारे महान साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन के नाम पे न्यूटन रखी गई है। और सीजीएस सिस्टम में जो फोर्स की यूनिट होती है दैट इज़ नोन एज डायन। डायन वाला डायन नहीं, इट्स डाइन। तो डाइन का मतलब बेसिकली क्या होता है ना, अगर हम देखें तो 10⁵ डाइन इज इक्वल टू 1 न्यूटन। ये रिलेशन होता है न्यूटन और डाइन में। अभी हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे, हमें वो सारी चीज़ें और क्लियर होंगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि फोर्स क्या होता है। बेसिकली फोर्स का मतलब एक पुश या पुल होता है, और उसके बाद ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी एसआई यूनिट न्यूटन होती है, और सीजीएस यूनिट जो है इसकी डाइन होती है। नेक्स्ट थिंग, अब फोर्स जो होता है वो किन किन रीजंस की वजह से लगता है, ये जो पुश और पुल का जो इफेक्ट है ये किन किन रीजंस की वजह से हमारे ऊपर लगता है। तो सबसे मैं कुछ कॉमन फोर्सेस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। इन सारे फोर्सेस के अलावा भी हमारे लाइफ में और बहुत सारे फोर्सेस हैं, बट ये सारे फोर्सेस हम बहुत कॉमनली ऑब्जर्व करते हैं। अब जैसे मैं बात करूँ कि फ्रिक्शन फोर्स की, फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली क्या होता है, सपोज ये एक सर्फेस है और इस पर ये ऑब्जेक्ट रखा है। अगर ये ऑब्जेक्ट इस सर्फेस के ऊपर स्लाइड कर रहा है, तो मैं ये फील करूँगा ना, ये जो ऑब्जेक्ट का जो नीचे वाला सर्फेस है ये इस सर्फेस को रब कर रहा है, राइट। और इस रबिंग की वजह से कहीं ना कहीं मोशन में एक छोटा सा हिंड्रेंस आ रहा है। ये हिंड्रेंस क्या कर रहा है, इस मोशन में एक रुकावट बन रहा है। अगर ये रबिंग नहीं होती है, अगर ये सर्फेस पूरी तरह से स्मूथ होता है तो बिल्कुल ये आसानी स्लाइड कर जाता है, बट कोई भी सर्फेस परफेक्टली स्मूथ नहीं होता है, तो कुछ ना कुछ फोर्स, एक रेजिस्टेंस फोर्स आता है जो उस ऑब्जेक्ट को आगे जाने से रोकता है। तो उसे हम कहते हैं बेसिकली फ्रिक्शन कहते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और फोर्स मैं क्लियर कर देता हूँ कि जैसे मैंने इस ऑब्जेक्ट को पुश किया तभी ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, पुश किया तभी तो आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो इस फोर्स को बेसिकली कहते हैं अप्लाइड फोर्स। तो पुशिंग या पुलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट वो बेसिकली जो मस्कुलर फोर्सेस में आते हैं वो अप्लाइड फोर्सेस हो गए। अब इसके बाद ग्रेविटी फोर्स की बात करते हैं। तो बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे इस तरह से अगर छोड़ दूँ तो वो नीचे गिरेगा। वो नीचे क्यों गिर रहा है, बिकॉज अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो उस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींच रहा है। दिस इज़ नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और मैग्नेटिक फोर्स में हम सभी महारथी हैं, हमें मैग्नेटिक फोर्स के बारे में ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। हमने बहुत सारे चुंबक को चिपकाया आपस में और एक चुंबक लेकर दूसरे चुंबक को दौड़ाया भी है। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन हम जानते हैं कि मैग्नेट्स में कैसे लगता है। अप्लाइड फोर्स मैंने आपको बताया, किसी चीज़ को धक्का दिया या उसको अपनी तरफ पुल किया। पुश या पुल बेसिकली अगर हम अपने हाथों की तरफ से करते हैं, हम दरवाजे के कुंडी होते हैं या लॉक्स होते हैं, बेसिकली हम उन्हें ऐसे पकड़ करके पुल करते हैं ना, तो क्या होता है बेसिकली, दैट इज़ नोन एज अप्लाइड फोर्स। इसके बाद आता है बाइंड फोर्स। अब बाइंड फोर्स की बात करें तो देखिए, हम सभी ने प्लास्टिक की बॉल से क्रिकेट खेला होगा, ठीक है, गली में खेला होगा, और गली में एक नाली भी होगी, याद होगा अगर। तो वो जो प्लास्टिक की बॉल होती थी, मैं प्लास्टिक की बॉल की बात कर रहा हूँ, प्लास्टिक की बॉल नाली में जाती थी लेकिन डूबती नहीं थी। उसका रीज़न जानते हो आप, उसका रीज़न क्या होता था? उसका रीज़न है बाइंड फोर्स। क्योंकि जो बॉल होती थी उसकी जो डेंसिटी है वो वाटर से बहुत कम होती थी, इस वजह से वो पानी के ऊपर ही तैरती रहती, तो तैरते हुए कहीं बह करके ऐसी जगह चली जाती है जहाँ से हम निकाल नहीं पाते थे। और फिर आता है टेंशन फोर्स। अब रस्सी है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो बच्चे टेंशन फोर्स में, मतलब सॉरी, जो रस्सी है इसको दो बच्चे खींच रहे हैं। तो खींचने से क्या होता है, क्या ये रस्सी टूट गई? नहीं, रस्सी की अपनी खुद की भी एक स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से वो वैसी की वैसी है, ठीक है। दोनों बच्चों के फोर्स लगाने से टूट नहीं रही है, दोनों बच्चे मिल करके इस रस्सी को कुछ इस तरह से खींच रहे हैं। तो ये जो इंटरनल फोर्स है रस्सी का, ये एक रिस्टोरिंग फोर्स है जो रस्सी को उसके शेप में रिस्टोर करके रखता है। उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, टेंशन फोर्स। मतलब जो अंदर की तरफ लग रहा है, एक फोर्स जो है अगर आप देखेंगे वो दिखाई नहीं पड़ रहा आपको। देखिए दोनों बच्चे जो फोर्स लगा रहे हैं वो आपको दिख रहा होगा कि दोनों बच्चे हाथ से लगा रहे हैं, बट इन बच्चों पे भी रस्सी एक फोर्स अंदर की तरफ लगा रही है, विच इज़ नोन एज टेंशन फोर्स।
ड्रैग फोर्स की बात करते हैं। पबजी सभी ने खेला है, मैक्सिमम बच्चों ने पबजी खेला है। तो पबजी में याद होगा कि जब हम प्लेन से कूदते हैं तो हम शुरुआत में खूब तेज़ी से स्पीड गेन करते हैं, राइट। और एक मैक्सिमम वेलोसिटी हम गेन करते हैं जैसे ही, और उसके बाद कुछ एक हाइट आती है, मिनिमम हाइट होती है, वहाँ पे आके पैराशूट अपने आप खुल जाता है। जैसे ही पैराशूट खुलता है तुरंत वेलोसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। वेलोसिटी बहुत कम हो जाती है। कभी आपने गलती से तुरंत प्लेन से जंप करते ही अगर पैराशूट खोला हो तो आप एकदम वही नाचते धीमे धीमे नीचे उतरते हो, और तब तक सारे दोस्तों को आपके बंदूक मिल जाती है, एनिमीज़ को भी गन मिल जाती है, और तुरंत नॉक हो जाते हो। तो जैसे ही पैराशूट खुलता है आपकी वेलोसिटी कम क्यों होती है? ये बेसिकली एक एयर रेजिस्टेंस आता है जिसे हम ड्रैग फोर्स भी कह सकते हैं। तो ये ड्रैग फोर्स का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही है। अब ये बहुत सारी चीज़ों में लगता है, ड्रैग का लिफ्ट भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है बेसिकली। तो ड्रैग फोर्स का एक बेसिक आइडिया हो गया। स्प्रिंग के बारे में हम सबको पता है। स्प्रिंग क्या होती है? बेसिकली हम सभी ने स्प्रिंग से कभी ना कभी तो खेला ही होगा। स्प्रिंग क्या होती है? हम स्प्रिंग को लेते हैं, जब वो नेचुरल लेंथ में होती है तो बिल्कुल नॉर्मल होती है। जैसे ही हम स्प्रिंग को हल्का सा खींचते हैं तो स्प्रिंग क्या करती है, एक रिस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ लगाती है। वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, वो स्प्रिंग को वापस अपने शेप में लाना चाहता है। तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? स्प्रिंग फोर्स। तो बेसिकली ये सारे टाइप ऑफ फोर्सेज हो गए। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद भी हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन जैसे ये टाइप्स ऑफ फोर्सेस थे, ये बेसिकली किस वजह से ये फोर्स जनरेट हो रहा है, ये वो बात थी। अब हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस कुछ दूसरे बेसिस पढ़ेंगे, कुछ दूसरी कैटेगरीज। तो बेसिकली हमारे पास दो कैटेगरीज है, एक कॉन्टैक्ट बेसिस है और एक मोशन बेसिस है। अब कॉन्टैक्ट बेसिस नाम से समझ में आ रहा होगा। कॉन्टैक्ट का मतलब हो गया कि जब कोई दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आते हैं या दो सरफेस कांटेक्ट में आती हैं और उसके बाद फोर्स लगता है, तो उसे बेसिकली कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। मतलब उस फोर्स को लगने के लिए दोनों सरफेस का कांटेक्ट में आना बहुत ज़रूरी है। नॉन कांटेक्ट फोर्स, बिना कांटेक्ट में आए फोर्सेस लग रहे हैं। उसी के बाद मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट के बेसिस पे हम दो फोर्सेस जो पढ़ेंगे वो है बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। तो पहले कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट के बारे में थोड़ा सा एक बात जान लेते हैं कि कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट होते क्या है। सो यहाँ पे एक छोटा सा हम क्लिप देखेंगे। देखिए, कांटेक्ट फोर्स की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। अ फोर्स दैट एक्ट्स व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर फिजिकली इन कांटेक्ट विद ईच अदर इज नोन एज कांटेक्ट फोर्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने देखा कि जैसे ही ये बॉल आई और इसने इसको पुश किया तो ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना। इस पॉइंट पे क्या हुआ, इस पॉइंट पे दोनों सरफेसेस कांटेक्ट में है, और सरफेस कांटेक्ट में आने की वजह से सपोज अगर ये बॉल ए है और ये बॉल बी है, तो बॉल ए ने बॉल बी पे एक पुश फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, जिसकी वजह से बॉल बी ने इस डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी गेन की होगी। तो हमारे ख्याल से ये चीज़ हमें समझ में आ गई होगी कि ये जो फोर्स लगा ये बेसिकली कांटेक्ट होने की वजह से ही लगा। अगर कांटेक्ट नहीं होता, अगर दोनों सरफेसेस कांटेक्ट में ना आए होते तो बी पे ये फोर्स नहीं लगता। और दूसरी चीज़ एक और देखते हैं। अब जस्ट इमेजिन करते हैं कि कोई किसी को धक्का नहीं दे रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये जो बॉल है इसका अपना खुद का वेट है जो कि नीचे की तरफ लग रहा होगा, राइट। तो ये वेट क्यों लग रहा होगा? ये ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी की वजह से लग रहा होगा। लेकिन ये जो सरफेस है जिस पे बॉल रखी है, ये सरफेस भी ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा होगा जिसे हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स, जिसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल फोर्स। तो ये बेसिकली ये बॉल स्टेशनरी इसी वजह से, अदरवाइज़ ये बॉल पे अगर सरफेस फोर्स नहीं लगाता तो ये बॉल क्या होती? सरफेस में धंसती चली जाती। इसी वजह से ये सरफेस के ऊपर स्टेशनरी है। तो ये भी एक कांटेक्ट फोर्स है। हम देख रहे हैं कि दोनों सरफेस कांटेक्ट में आ रहे हैं, इसी वजह से वेट और नॉर्मल फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कांटेक्ट फोर्सेस क्या होते हैं। अब बारी आती है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की। अब नॉन कांटेक्ट फोर्स आप देखते ही समझ गए होंगे कि जैसे हम कोई मैग्नेट होता है, मैग्नेट को किसी भी लोहे के आइटम या निकल कोबाल्ट के आइटम के आसपास लेके जाते हैं तो अचानक से उनमें कुछ कुछ होने लगता है। वो कुछ कुछ ऐसे होता है, देखो। तो ये चीज़ें जो होती हैं आगे चिपक जाती हैं मैग्नेट में, मैग्नेट उन्हें अट्रैक्ट कर लेता है। अब इस अट्रैक्शन के लिए दोनों मैग्नेट हो गए या आयरन, कोबाल्ट और स्टील या ये जो भी मटेरियल्स हैं, इन दोनों में कांटेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। ये कुछ डिस्टेंस पे रह करके भी अट्रैक्ट हो सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। देखिए इन दोनों के बीच में कुछ गैप है, फिर भी ये मैग्नेट की तरफ मूव कर रहा है। सो दिस इज़ बेसिकली नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब आते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स पे। अब ये देखिए ऑन द बेसिस ऑफ मोशन होता है। तो बैलेंस फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं, सपोज कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उस ऑब्जेक्ट पे कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन वो सारे फोर्सेस का नेट इफेक्ट क्या आ रहा है? बिल्कुल जीरो आ रहा है। यानी कि अब अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, एक डब्बा है, एक बॉक्स रखा है, सपोज यही बात है, ये जैसे ये पेन है। अब इस पेन को मैं इस हाथ से सपोज 10 न्यूटन के फोर्स से मैं लेफ़्ट साइड खींच रहा हूँ, इधर खींच रहा हूँ, और मैं अपने राइट हैंड से इस पेन को 10 न्यूटन से राइट साइड खींच रहा हूँ। तो मैं इस पेन को खींच रहा हूँ ऐसे पूरी ताकत लगा के,
लेकिन ये पेन खिंचेगी क्या? क्या ये पेन हिली? क्योंकि 10 का फोर्स इधर लग रहा है और 10 का फोर्स इधर लग रहा है, तो नेट इफेक्ट क्या आया? हम सबको पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों फोर्सेस का अगर हम एडिशन करेंगे तो अगर मैं इसे +10 बोलूँगा तो ये -10 है, तो नेट फोर्स इस पेन पे क्या आया? 0, यानी इस पेन का मूवमेंट नहीं हुआ। सो दिस इज़ अ बैलेंस्ड फोर्स सिस्टम, इसे हम कहते हैं बैलेंस फोर्स सिस्टम। एक छोटा सा क्लिप देख करके भी हमको समझ में आ जाएगा। जैसे ये दो बच्चे हैं, दोनों रस्सी को खींच रहे हैं, अब दोनों रस्सी को इक्वल फोर्स से खींच रहे हैं, तो कोई मूवमेंट हमें बिल्कुल भी, कोई ज़रा सा मूवमेंट भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे रस्सी जैसे कि जैसे वैसे ही है जैसे पहले थी। तो ये हो गया हमारा बैलेंस फोर्स। अब बैलेंस फोर्स के कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो हमने मॉल्स में खूब शॉपिंग की होगी, तो मॉल में हमने एक चीज़ नोटिस की होगी कि टी शर्ट्स या कपड़े वगैरह उनके हैंगर पे लटके होते हैं। तो बेसिकली ये जो टी शर्ट है, टी शर्ट पे क्या लगता है? अर्थ का एक ग्रेविटेशनल पुल नीचे की तरफ लग रहा होगा, और ये हैंगर क्या कर रहा होगा? इस टी शर्ट के उस ग्रेविटेशनल पुल को ऊपर बैलेंस कर ले रहा होगा, इसीलिए वो टी शर्ट वहाँ स्टेशनरी है। अदरवाइज टी शर्ट कहीं उड़ जाती या नीचे गिर जाती या हैंगर तोड़ देती, कुछ ऐसा होता। दूसरी चीज़, हमारे घरों में पंखे लटके होंगे, किसी घर में स्मार्ट फ़ैन भी हो सकता है, किसी घर में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैं वॉल फैंस की बेसिकली बात कर रहा हूँ जो आपके सीलिंग पे होते हैं, सॉरी सीलिंग फैंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा होगा, ये जो सीलिंग फ़ैन है ये अपना, इसका वेट जो होगा नीचे की तरफ लग रहा होगा, लेकिन ये जो फिक्सचर लगा हुआ है, ये सीलिंग फ़ैन पे ऊपर की तरफ उतना ही फोर्स लगा रहा होगा इक्वल अमाउंट में, जिस वजह से ये पूरा सिस्टम स्टेशनरी है। फिर ये आदमी जो है ये सरफेस पे खड़ा है, तो इस आदमी का वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा, और अभी हमने नॉर्मल फोर्स के बारे में पढ़ा, और नॉर्मल फोर्स कहाँ लग रहा होगा? ऊपर की तरफ लग रहा होगा। ये आदमी काउच पे सो रहा है, तो इसका वेट काउच पे नीचे की तरफ लग रहा होगा, और काउच इस पर नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा होगा, जिस वजह से ये पूरा सिस्टम क्या है, हम इसे कह सकते हैं कि ये पूरा सिस्टम बैलेंस्ड है। अब थोड़ा सा अनबैलेंस के बारे में बात कर देते हैं, अनबैलेंस्ड। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि बैलेंस फोर्स के जितने भी एग्जांपल है, क्या इसमें किसी में भी मूवमेंट हो रहा है इन फोर्सेस की वजह से? नहीं, इन फोर्सेस की वजह से कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। जो भी फोर्सेस लग रहे हैं, इन फोर्सेस की वजह से कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है हमारे ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। अब अनबैलेंस्ड फोर्स की बात करते हैं। तो अनबैलेंस्ड फोर्स बेसिकली क्या होते हैं? देखिए, हम यहाँ पे एक बॉक्स को पुश कर रहे हैं और ये बॉक्स को हम आगे लेके जा रहे हैं, तो बेसिकली हम इस बॉक्स पे एक ऐसा फोर्स लगा रहे हैं, हम इस बॉक्स पे कुछ फोर्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से ये बॉक्स आगे मूव कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं कुछ आपको यहाँ बताऊँ, सपोज़ मैंने इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, अब यही 10 न्यूटन का बस यही एक फोर्स इस बॉक्स पे लग रहा है, तो नेट फोर्स बॉक्स पे इस डायरेक्शन में आया ना। क्या नेट फोर्स 0 है इस बॉक्स पे? नहीं, 10 न्यूटन है नेट फोर्स। तो ये इस फोर्स की वजह से कुछ एक्सेलरेशन गेन करेगा और ये आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा कुछ वेलोसिटी से, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी भी बढ़ती रहेगी उस फोर्स की वजह से। सो ये अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल है। अब अनबैलेंस्ड फोर्स के हमारे पास मल्टीपल एग्जांपल होते हैं। जैसे हम फुटबॉल को किक करते हैं, तो फुटबॉल क्या वहीं की वहीं रहती है? नहीं, फुटबॉल आगे मूव कर जाती है। क्यों आगे मूव करती है? क्योंकि फुटबॉल पे एक अनबैलेंस फोर्स लगा, ठीक है। उसने क्या किया, उसने फुटबॉल को कुछ वेलोसिटी दे दी और फुटबॉल आगे की तरफ मूव कर गई। हम किसी ट्रॉली को, अगर सपोज़ हम किसी ट्रॉली को पकड़ करके मूव कर रहे हैं तो हमारा मोशन होता है। वो मोशन क्यों होता है? क्योंकि एक सिंगल फोर्स हम यहाँ पे देख रहे हैं जो उस ट्रॉली पे लग रहा है, जो उसे आगे की डायरेक्शन में खींच रहा है। इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए कोई दूसरा फोर्स हमारे पास नहीं है। या अगर हम सी सॉ की बात करें तो सी सॉ में क्या होता है? सी सॉ में भी अनबैलेंस फोर्सेज होते हैं, जो ऊपर नीचे का मोशन होता है। सी सॉ में बेसिकली क्या होता है, एक पोर्शन ऊपर जाता है, फिर एक पोर्शन नीचे जाता है, एक ऊपर जाता है, एक नीचे जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फोर्सेज जो होते हैं वो हमेशा इक्वल नहीं होते। अगर फोर्सेज इक्वल होते तो बिल्कुल सी सॉ ऐसा स्ट्रेट होता है। अगर दोनों फोर्सेज इक्वल नीचे की तरफ ऐसे पुल करते तो सीसॉ बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट होता है। लेकिन नहीं, हम क्या करते हैं, देखिए हम सीसॉ पे बैठे होते हैं, आप ध्यान दिए होंगे, तो यहाँ पे हम पैर से नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं तो ये साइड उठता है। फिर जो ये बंदा जो होता है, ये जो दूसरा साइड बैठा होता है, ये नीचे जाता है, ये पैर से फोर्स लगाता है फिर अलग से, तो ये साइड उठता है। तो बेसिकली ये अनबैलेंस्ड फोर्सेज हैं। या फिर ये जो किताब यहाँ रखी हुई है, किसी इंक्लाइंड प्लेन पे किताब रखी होती है, तो ये नीचे की तरफ ऐसे सरकने लगती है क्योंकि इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होता है। और इसको बैलेंस करने के लिए हो सकता है कि फ्रिक्शन हो यहाँ पे पीछे की तरफ लग रहा हो, बट वो फ्रिक्शन एनफ ना हो कि वो इस पूरे सिस्टम को बैलेंस करके नेट फोर्स 0 कर पाए। तो ये किताब अगर सरकने लगती है ऐसा केस में, तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिकली बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस की बीच की डिफरेंसेस है, ठीक है। बैलेंस्ड फोर्सेस में जितने भी फोर्सेस होते हैं जो अपोजिट डायरेक्शंस में एक्ट कर रहे होते हैं, वो क्या होते हैं? सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं। मतलब जैसे मैंने आपको बताया अभी कि अगर मैं 10 का फोर्स इधर लगा रहा हूँ तो मैं 10 का फोर्स इधर भी लगा रहा हूँ, तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग है, ध्यान दीजिएगा, मैग्नीट्यूड सेम है। लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है, अगर 10 इधर लग रहा है तो 5 इधर लग रहा होगा, तो यानी कि नेट 5 इधर लगा ना,
तो इधर वाला फोर्स ज़्यादा है, इधर वाला फोर्स क्या है, ज़्यादा है, तो ऑब्जेक्ट जो होता है इधर मूव कर जाता है, राइट। उसके बाद बैलेंस फोर्स में वही हो गया कि फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अनबैलेंस्ड फोर्स में होता है क्या बोलते हैं, सेम या फिर डिफरेंट डायरेक्शन में। जैसे ये पेन है तो हो सकता है 10 इधर लग रहा हो और 5 और इधर लग रहा हो, यानी 15 इधर लग रहा है, यानी दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अनबैलेंस में फोर्स कैसे भी लग सकता है। और उसके बाद इफ़ फोर्सेज आर बैलेंस्ड एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन, क्योंकि नेट फोर्स जीरो होता है। अब यहाँ पे 6 पॉइंट देखिए, नेट फोर्स जीरो लिखा हुआ है, जो थर्ड पॉइंट को जस्टिफाई करता है। नेट फोर्स जीरो होगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। अनबैलेंस्ड में क्या होता है, मोशन चेंज हो जाता है, यानी जो भी उसका स्टेट ऑफ मोशन होता है पहले के मुकाबले में अलग हो गया, तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ जाएगा, रेस्ट पे है तो मोशन करने लगेगा। सपोज़ ये लैपटॉप रखा है, मैं अगर इस लैपटॉप को धक्का देता हूँ और ये लैपटॉप गिर जाता है तो मतलब एक अनबैलेंस फोर्स। अभी मैं इस लैपटॉप को ऐसे टच कर रहा हूँ और ये नहीं मूव कर रहा है, या ये माइक है मैं इसको टच कर रहा हूँ और इसको हल्का सा फोर्स लगा रहा हूँ, तो बेसिकली ये इस फोर्स को रेजिस्ट कर पा रहा है क्योंकि इसकी क्लैंपिंग हुई है जिस ऑब्जेक्ट से, वो वहाँ से भी एक रेजिस्टेंस फोर्स आ रहा है जो इसको मूव करने से रोक रहा है, तो वो बैलेंस फोर्स सिस्टम हो गया। अभी मैं बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दूँ और ये माइक जाए पीछे जाके भड़ाक से ऐसे गिर जाए, तो वो एक अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया जिसने इसमें मोशन कॉज किया, ठीक है। तो अनबैलेंस की वजह से एक्सेलरेशन होता है क्योंकि उसमें नेट फोर्स ज़ीरो नहीं होता है, और ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी स्पीड भी चेंज हो जाती है और डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है अनबैलेंस्ड फोर्स के केस में। बैलेंस फोर्स में हो गया कि अगर एक एग्जांपल की बात करें तो अगर एक बुक टेबल पे पड़ी हुई है, जैसे ये पेन यहाँ पड़ी हुई है, तो पेन का एक वेट लग रहा है मेरे हाथ पे, लेकिन मेरा हाथ क्या लग रहा है, मेरा हाथ भी एक फोर्स लगा रहा होगा ऊपर की तरफ पेन पे, तो पेन बिल्कुल ऐसे कैसे पड़ी हुई है, राइट। और अनबैलेंस फोर्स का मतलब हो गया कि हम किसी हैवी बॉक्स को, जैसा अभी हमने देखा था एक छोटा सा क्लिप, कि हम किसी हैवी बॉक्स को अगर पुश करते हैं तो वो अनबैलेंस फोर्स हो गया क्योंकि वहाँ पे मोशन हो रहा है, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पे आता है लॉज ऑफ मोशन का खेल। अभी तक हमने फोर्सेस के बारे में लगभग जितनी चीज़ें पढ़नी थी हमने पढ़ ली है, अब लॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं। तो लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, न्यूटन ने हमें 3 लॉ दिए थे जिससे कि हम मोशन को ऑब्जर्व कर पाते हैं और फोर्सेस को समझ पाते हैं कि फोर्स किस तरह से लग रहा है। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था वो ये स्टेट करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है एक यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है या रेस्ट में है, तो वो अपना रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन का स्टेट जो है वो मेंटेन करेगा। कब तक, जब तक उस ऑब्जेक्ट पे कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। अनबैलेंस्ड क्यों कहा है यहाँ पे, अगर मैं इस चीज़ को हाईलाइट करूँ तो यहाँ पे अनबैलेंस्ड क्यों कहा है, क्योंकि अनबैलेंस्ड के केस में ही तो जो नेट फोर्स होता है वो नॉन ज़ीरो होता है। अगर हम यहाँ पे बैलेंस्ड फोर्स की बात कर लेते हैं तो बैलेंस्ड फोर्स के केस में एफ नेट क्या होता है, ज़ीरो होता है। सपोज़ ये पेन जो है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से इधर मूव कर रही है, अब इस पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो कैसे हैं, वो सारे बैलेंस्ड फोर्स हैं, तभी तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, बैलेंस फोर्स होंगे, यानी नेट फोर्स जीरो है इस पेन पे। अब अनबैलेंस की बात करूँ, अगर 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग जाए तो धीरे धीरे इसकी स्पीड क्या देखूंगा, बढ़ती जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स की बात इसीलिए की गई है क्योंकि वही ऐसा फोर्स है जो ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट को ऑल्टर कर सकता है या चेंज कर सकता है। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं ये हम देखेंगे थोड़ा सा, लेकिन न्यूटन फर्स्ट लॉ एग्जैक्टली क्या रहा है थोड़ा सा ये समझ लेते हैं पहले। देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये बॉल है, मान लो ये बॉल कैसे सरफेस पे रोल कर रही है, बिल्कुल ही स्मूथ सरफेस पे रोल कर रही है, इस सरफेस में कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो हम सब ये जानते हैं कि ये बॉल ऐसे ही रोल करती रहेगी। कब तक रोल करती रहेगी, इन्फिनिटी तक, जब तक इसको कोई जा करके रोके ना, तब तक ये बॉल ऐसे ही रोल करती रहेगी, बिल्कुल। तो न्यूटन ने यही कहा था ना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, अब जैसे मान लीजिए ये बॉल अभी रेस्ट पोजीशन पे, ये बॉल अभी रोल नहीं कर रही है, अभी हम देख रहे हैं कि इसका कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो ये बॉल ज़मीन पे तब तक रखी रहेगी, कब तक रखी रहेगी, जब तक इस पे कोई फोर्स अलग से लगाया ना जाए या इसको, इस बॉल को किक ना किया जाए, तब तक ये बॉल मूव नहीं करेगी। और अगर ये बॉल मूव कर रही है बिल्कुल स्मूथ सरफेस पे कि कोई ऐसा फोर्स नहीं है जो इसको रोक रहा हो, तो ये बॉल मूव करती रहेगी, तब तक मूव करेगी जब तक हम एक अनबैलेंस फोर्स लगा के इस बॉल को रोकेंगे नहीं। यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है और इसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। अब लॉ ऑफ इनर्शिया जानने से पहले हम थोड़ा सा इनर्शिया के बारे में जान लेते हैं कि इनर्शिया एग्जैक्टली होता क्या है। तो इनर्शिया बेसिकली क्या है कि इनर्शिया हर ऑब्जेक्ट जिसका मास है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, हर ऑब्जेक्ट जिसका मास है कम हो या ज़्यादा हो, हर ऑब्जेक्ट की एक टेंडेंसी होती है कि अपना स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर अपना स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन वो मेंटेन करे। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अपना स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब क्या होता है। सपोज देखो, स्टेट ऑफ रेस्ट की बात करूँ, जैसे हम यहाँ पे एक बॉल देख रहे हैं,
तो ये बॉल है, ये यहाँ पे रखी हुई है, यानी कि रखी हुई है इसका मतलब क्या है, इस बॉल की वेलोसिटी की अगर मैं बात करूँ तो इस बॉल की जो वेलोसिटी है यहाँ पे वो ज़ीरो है, और ये ज़ीरो कब तक रहेगी, हमेशा रहेगी जब तक इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। यानी इस बॉल की खुद की टेंडेंसी है ना जो उसे ज़ीरो वेलोसिटी पे रहने पे मजबूर कर रही है, जो चाहती है कि ये बॉल जो है मूव ना करे, यानी कि अपना स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करके रखे। वहीं पे अगर मैं बात करूँ, सपोज़ यहाँ पे फुटबॉलर ने इस बॉल को क्विक किया कुछ फोर्स से, और इस बॉल ने कुछ वेलोसिटी को गेन किया, सपोज़ 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को इस बॉल ने गेन किया। अब ये सपोज़ ये बिल्कुल स्मूथ सरफेस होता, ये बिल्कुल स्मूथ सरफेस होता, अगर ये स्मूथ सरफेस होता, वैसे ये स्मूथ होता नहीं है, अगर ये स्मूथ होता तो क्या इस बॉल की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हमेशा होती जब तक इसे डिस्टर्ब नहीं किया जाता। तो बेसिकली इनर्शिया यही है, इनर्शिया का मतलब भी वही है जो न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करने की टेंडेंसी, या फिर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में इसके बाद की बात कर रहा हूँ, किक होने के बाद जब बॉल को एक वेलोसिटी मिल गया 10 मीटर पर सेकंड की, और बॉल बिल्कुल स्मूथ सरफेस पे रोल करना स्टार्ट करके, बिल्कुल पिछले वाले केस की तरह जैसा हमने देखा था अभी कि 10 मीटर पर सेकंड से बॉल रोल किए जा रही है, तो बॉल अपना मोशन को मेंटेन कर रही है। जैसा मोशन बॉल को इनिशियली मिला, बॉल वही मेंटेन कर रही है, तब तक मेंटेन करेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन इस केस में हम क्या देख रहे हैं, इस केस में एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, और उस फोर्स का नाम क्या है, उस फोर्स का नाम है फ्रिक्शन। क्योंकि ये जो सरफेस है ये स्मूथ नहीं है, हमने माना है यहाँ स्मूथ है, लेकिन ये स्मूथ नहीं है, तो ये बॉल कुछ टाइम बाद रुक जाएगी बेसिकली। तो मेरे ख्याल से इनर्शिया का मतलब आप समझ गए होंगे कि मास की टेंडेंसी अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करने की इनर्शिया कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देखेंगे, यहाँ पे जैसा हम देख रहे हैं, देखिए सबसे ऊपर क्या लिखा है, तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखेंगे कि मास और इनर्शिया का बेसिकली रिलेशन क्या है। अब अगर मैं मास और इनर्शिया की थोड़ी सी बात करूँ, देखिए हम सब जानते हैं कि हैवी ऑब्जेक्ट जैसे कोई बहुत भारी पत्थर रखा है उसको हिलाना बहुत मुश्किल होता है, और वहीं एक हल्का सा पत्थर होता है, हम उसको उठा के ऐसे फेंक देते हैं, जैसे ढेला नहीं होता, कहते हैं ढेला मार दिया। तो ढेला क्या होता है, बड़ा सा पत्थर होता है, बाहुबली वाला नहीं, छोटा सा पत्थर होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जिस ऑब्जेक्ट को हिलाना आसान है, इसका मतलब उसका इनर्शिया, उसके अंदर वो जो टेंडेंसी है अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करने की वो कम है, रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करने की जो टेंडेंसी है वो कम है। और जिस ऑब्जेक्ट को हिलाना बहुत मुश्किल है, सपोज एक ट्रक मूव कर रही है, अब ऐसा तो है नहीं कि आप ट्रक को जाकर के एक लात मार देते हो और ट्रक सड़क के पास गिर जाती है, आप ट्रक को लात मारोगे आप सड़क के पास चले जाओगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ट्रक बहुत ही हैवी ऑब्जेक्ट है, ट्रक का इनर्शिया बहुत ज़्यादा होता है। तो उसका हम एक एग्जांपल यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए ये हमारा आदमी जो है, ये जो हमारा खिलाड़ी है, ये दौड़ते हुए जाता है और ये हाथी से टकरा जाता है, और टकराते ही क्या होता है, ये गिर जाता है, राइट, ये गिर जाता है। फिर से देखेंगे इसको, ये टकराते ही गिर गया। अब ऐसा हुआ क्यों, इसको समझने के लिए सबसे बढ़िया इसका एग्जांपल है, क्योंकि इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया वो टेंडेंसी होती है ना कि अगर रेस्ट पे है ऑब्जेक्ट तो उसके रेस्ट के स्टेट को मेंटेन करता है, और अगर ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसके मोशन के स्टेट को मेंटेन करता है। तो इनर्शिया तो आदमी और हाथी दोनों में है भाई। हमारा आदमी क्या है, मोशन में है, लेकिन आदमी का मोशन सडनली हॉल्ट पे आ जाता है, रुक जाता है, और हाथी में नेग्लिजिबल मूवमेंट होता है, हाथी का कोई मूवमेंट ही नहीं होता है। तो इसका बेसिक सा रीज़न ये है कि हाथी की जो टेंडेंसी है, क्योंकि हाथी का इनर्शिया बहुत ज़्यादा है आदमी के मुकाबले, तो हाथी की जो टेंडेंसी है अपने रेस्ट के स्टेट को मेंटेन करने की वो बहुत ज़्यादा है। इसके बाद एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि सीट बेल्ट पहनना इंपॉर्टेंट क्यों होता है गाड़ी में। सपोज़ देखिए ये हम हैं, ये गाड़ी से जा रहे हैं, हम नहीं हैं, हम समझदार हैं, ये गाड़ी से गए और गाड़ी कोलाइड कर गई। अब इस आदमी ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी तो ये आदमी उड़ गया। अब बेसिकली ये आदमी उड़ा क्यों, अगर पूछा जाए आपसे ये आदमी उड़ा क्यों, देखिए इस गाड़ी की सपोज़ कुछ वेलोसिटी रही होगी, हम 80-90 से नीचे तो चलाते नहीं हैं, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ऐसी कुछ रही होगी। अचानक से लड़ते ही इस गाड़ी की वेलोसिटी क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। लेकिन ये जो आदमी यहाँ बैठा था, ये जो आदमी यहाँ पे बैठा था, इसकी वेलोसिटी तो 80 थी ना। तो क्या हुआ, जैसे ही गाड़ी रुकी, जैसे ही गाड़ी टकरा के रुकी, वो जो इम्पैक्ट आया, उसके बाद आदमी का जो इनर्शिया था, आदमी के इनर्शिया ने क्या कहा, इनर्शिया क्या चाहता है बेसिकली कि वो उस मोशन को कंटिन्यू करे। तो अगर आदमी ने सीट बेल्ट नहीं पहनी होगी तो आदमी उड़ जाएगा। इसीलिए एक्सीडेंट के केसेस में जब कोलिजन बहुत तगड़ा होता है या हाई स्पीड कोलिजन्स होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जो ड्राइविंग सीट पे अगर ड्राइविंग सीट पे आदमी ने सीट बेल्ट नहीं पहनी होती है तो वो शीशा तोड़ के बाहर भी आ सकता है। कई केसेस में ऐसा भी होता है, बहुत ही वर्स्ट एक्सीडेंट से होते हैं। इसलिए सीट बेल्ट पहनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा एग्जांपल है, इसको देखते हैं। देखिए इसमें एक बॉल है, वो जैसे ही इस रैकेट से आके टकराती है,
राइट, बॉल टकराई, अब मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, बॉल टकराई तो रैकेट पे इम्पैक्ट पड़ा और रैकेट नीचे चला गया, लेकिन रैकेट के ऊपर जो मड था, रैकेट के ऊपर जो मड था वो क्या हुआ, वो कुछ पॉइंट के लिए बिल्कुल स्टेशनरी सा लगा हमें, मतलब कुछ सेकंड या कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए हमें क्या लगा कि मड वहीं का वहीं स्टेशनरी सा है। अभी मूवमेंट हम देखेंगे दोबारा से, देखिए मड अब गिरना स्टार्ट होता है। तो ये बेसिकली इनर्शिया की वजह से होता है कि जो मिट्टी है उसका जो इनर्शिया है वो चाहता है कि वो वहीं की वहीं रुकी रहे, लेकिन अब ग्रेविटेशनल फोर्स लगना स्टार्ट होता है और धीरे से मिट्टी को नीचे खींचना वो स्टार्ट करता है, क्योंकि मिट्टी के पास कोई सपोर्ट नहीं है, तो नीचे आने के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब ये जो हमारा अगला एग्जाम्पल है ये थोड़ा सा खतरनाक एग्जांपल है। जो अगला एग्जांपल है खतरनाक क्यों है, क्योंकि थोड़ा सा विचलित करने वाला दृश्य है ये, तो कमज़ोर दिल वाले ना देखें। तो यहाँ पे क्या होता है, ध्यान देंगे, ये जो हमारे भाई साहब हैं ये मेट्रो का दरवाज़ा खोलते हैं और ऐसे कूद जाते हैं। फिर से देखेंगे, मेट्रो का दरवाज़ा खोला और कूद गए। तो आइए इस पॉइंट पे इनके मोशन को स्टडी करते हैं। हुआ क्या, सपोज़ ये आदमी, मेट्रो हमारी चल रही थी कुछ 40 की स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मेट्रो चल रही थी। तो इस आदमी की भी स्पीड, जब तक ये मेट्रो के अंदर था, इस आदमी की भी स्पीड यही थी। सडनली जैसे ही ये जंप करता है, ये आदमी जैसे कि मेट्रो के बाहर जंप करता है, फ्लोर पे आता है, तो फ्लोर की स्पीड तो ज़ीरो है, तो ये जो कांटेक्ट पॉइंट होता है इसका, इसकी स्पीड यहाँ पे ज़ीरो हो जाती है। लेकिन इसकी जो पूरी की पूरी बॉडी है, ये बॉडी तो लगभग नियरली 40 की स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी ना, तो ये क्या होती है कि आदमी इस डायरेक्शन में गिर जाता है इनर्शिया की वजह से, क्योंकि इसका जो मूवमेंट था वो आगे की तरफ था। अक्सर हमारे साथ भी ऐसे बहुत सारे स्मार्ट बच्चे होते थे, याद करिए हम रिक्शा या फिर गाड़ी में स्कूल में जाते थे, तो जब गाड़ी रुकने वाली होती थी या रिक्शा हमारा जब रुकने वाला होता उसके पहले ही वो कूद जाते थे और कूद के वो गिर जाते थे, जिसके बाद उन्होंने कभी ये स्टंट दोबारा ट्राई नहीं किया। तो ये स्टंट काफ़ी खतरनाक है। तो ये बेसिकली इनर्शिया की वजह से होता है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम थोड़ा सा ये एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें हम बेसिकली क्या देखेंगे, देखिए इनर्शिया बहुत ही खतरनाक चीज़ है, वाकई में खतरनाक चीज़ है, अच्छी चीज़ भी है, खतरनाक चीज़ भी है। देखिए यहाँ पे हमारे ड्राइवर ने सडनली ब्रेक अप्लाई किया। ड्राइवर ने क्या किया, फिर से दोबारा ऑब्जर्व करेंगे, ड्राइवर ने सडनली ब्रेक अप्लाई किया। अब इस सडन ब्रेक के एप्लीकेशन के बाद क्या हुआ, देखो इसको स्टडी करते हैं। मान लो इस आदमी की स्पीड 20 थी, सॉरी गाड़ी की स्पीड क्या थी, 20 किलोमीटर पर आवर, बहुत कम स्पीड थी, ज़्यादा नहीं थी, 20 की स्पीड थी। जैसे ही ब्रेक लगा, जैसे ही ब्रेक लगा, ये चीज़ हमने भी फील किया, हम बस में ट्रैवल करते हैं तो बस का ड्राइवर कभी भी हैवी ब्रेक लगा देता है तो हम पे एक झटका आता है आगे की डायरेक्शन में, हम आगे की डायरेक्शन में जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जिसमें गाड़ी में अगर सीट बेल्ट ना हो तो ड्राइवर उड़ जाता है आगे की तरफ। इसीलिए सीट बेल्ट पहनना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ इस आदमी के पास कोई सपोर्ट नहीं है कि वो कुछ पकड़ के रुक सके, तो जैसे ही ब्रेक लगी, जैसे ही ब्रेक लगी, हमने क्या देखा, ये आदमी अपने इनर्शिया की वजह से आगे आकर के गिर गया। तो ये बेसिकली लॉ ऑफ इनर्शिया था, या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ था। अब न्यूटन सेकंड लॉ पे आते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ पे हम फोर्स का थोड़ा सा बिहेवियर देखेंगे, किसके साथ, मास, मतलब अलग अलग मास के लिए फोर्स का बिहेवियर क्या होता है, या फोर्स लगने से वेलोसिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और फोर्स और टाइम का क्या रिलेशन है, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मास को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो पहले हम इस क्लिप को देखते हैं छोटी सी। सपोज़ देखो हम एक हैवी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं यहाँ पे, तो हैवी ऑब्जेक्ट को पुश करना बहुत ही मुश्किल होता है। वहीं पे अगर हम किसी हल्के ऑब्जेक्ट को पुश करें तो हल्के ऑब्जेक्ट को पुश करना बहुत ही आसान होता है हमारे लिए। हैवी ऑब्जेक्ट को पुश करना मुश्किल होता है और हल्के ऑब्जेक्ट को पुश करना बहुत ही ईजी होता है। तो इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पे, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी कि ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा उसे मूव करने के लिए हम उतना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे। हमें एक चीज़ यहाँ पे ये समझ में आई, इस चीज़ को ध्यान में रखना, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। सेकेंड हम पढ़ेंगे फोर्स और वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है। अब जैसे देखो ये जो फुटबॉलर है इसने क्या किया, इसने बॉल को किक किया, रिपीटेडली इस चीज़ को देखना, फुटबॉलर ने क्या किया, बॉल को किक किया। तो अगर मैं बात करूँ, देखो ये इम्पैक्ट पॉइंट है, यहाँ पे सपोज इस फुटबॉलर ने क्या किया, एक फोर्स लगाया, क्या लगाया, फोर्स, और इस फोर्स की वजह से एक वेलोसिटी आई, ठीक है। अब ये सब लोग एग्री करेंगे इस बात पे मेरे ख्याल से कि जितना ज़्यादा हम फोर्स लगाते हैं बॉल की वेलोसिटी में उतना ज़्यादा चेंज आएगा। मतलब अभी तो बॉल रेस्ट पे थी, अभी तक बॉल रेस्ट पे थी, अब सोचो हमने बहुत पावरफुल किक मारी तो बॉल की वेलोसिटी कितनी हुई, 40 या 50 हुई, कितनी हुई, 40 या 50 हुई।
अभी हम हल्की से माने बॉल की वेलोसिटी 5 या 10 रहे, तो इतना हम समझ रहे हैं ना कि फोर्स जितना ज़्यादा होगा चेंज इन वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब चेंज, यानी कि डेल्टा वी को अगर मैं देखूँ तो डेल्टा वी की वैल्यू हो गई v माइनस यू। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, यहाँ मैं फाइनल भी मेंशन कर दे रहा हूँ, और u मतलब इनिशियल, आप समझ रहे होंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ से हमें दो चीज़ें मिली कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा हम चेंज इन वेलोसिटी ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पे हम दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, और दोनों को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी, यानी m इंटू वी माइनस यू। ठीक है, तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एम वी माइनस एम यू। अब ये जो प्रोडक्ट है एम वी एम यू, यानी मास और वेलोसिटी का ही बेसिकली प्रोडक्ट है। यहाँ पे मास और फाइनल वेलोसिटी को मल्टीप्लाई किया गया है, और यहाँ पे मास और इनिशियल वेलोसिटी को, यहाँ पे फाइनल यहाँ पे इनिशियल। तो ये जो प्रोडक्ट ऑफ, हम बेसिकली इनिशियल फाइनल की हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट की बात करेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं मोमेंटम। इसको हम क्या कहते हैं, मोमेंटम। मास इनटू वेलोसिटी, इसको हम कहते हैं मोमेंटम। थोड़ा सा जानते हैं कि ये मोमेंटम होता क्या है। मोमेंटम बेसिकली हमें फोर्स का एक आइडिया दे सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को या उसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमें कितना फोर्स लगाना पड़े। तो बेसिकली देखो, हमें एक चीज़ समझ में आ गया, मोमेंटम इज़ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। आप चाहें तो स्क्रीन पॉज करके इन सारी चीज़ों को नोट भी कर सकते हैं। इसको हम P के सिंबल से डोनेट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एम वी। इसकी SI यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, राइट। अब थोड़ा सा ये तो हो गई बिल्कुल फॉर्मूले वाली रटने वाली डेफिनेशन। अब अगर मोमेंटम की एक अच्छी सी डेफिनेशन की अगर बात की जाए, तो मोमेंटम को हम कह सकते हैं कि मोमेंटम इज़ इनर्शिया ऑफ मास इन मोशन। इनर्शिया ऑफ मास इन मोशन, क्या आप समझ पा रहे हैं इनर्शिया का मतलब क्या होता था? इनर्शिया का मतलब होता था कि किसी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी कि वो अपने स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन कर सके। उसी तरह से मतलब बेसिकली हमने हाथी और आदमी वाला जो एग्जांपल देखा था, उसमें अगर आपको याद हो तो हाथी का इनर्शिया ज़्यादा था, जिस वजह से वो मूव नहीं किया, जिस वजह से उसे मूव करना या उसके जो स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन का जो भी स्टेट उसका हाथी का होगा, उसे चेंज करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, उसके लिए हमें शायद हाथी और ट्रेन का कोलिजन कराना पड़े, तब भी ऐसा होता है कि ट्रेन वहीं की वहीं खड़ी रह जाती कोलिजन के बाद भी, क्योंकि हाथी का इनर्शिया बहुत ज़्यादा होता है। तो मोमेंटम की अगर मैं बात करूँ तो मोमेंटम भी बेसिकली इनर्शिया है। तो अगर हमारा प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं ट्रक की बात करूँ तो ट्रक सपोज़ कितनी आपकी होगी, ट्रक कुछ 1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम से ज़्यादा ही होगी, जो भी होगा ट्रक का मास, और इनटू मान लीजिए ट्रक की वेलोसिटी है, कुछ वेलोसिटी है। तो अगर मैं मास इनटू वेलोसिटी देखूँ तो ट्रक का मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है। तो ट्रक का जो इंजन होता है उसको वेलोसिटी चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा पावर लगानी पड़ती है। तो ट्रक का इंजन भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, तो फोर्स बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है ट्रक के इंजन को बेसिकली। तो मोमेंटम जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब उसका इनर्शिया, ऑब्जेक्ट का जो इनर्शिया है वो भी उतना ज़्यादा ही होगा। हम बुलेट की बात कर लें, बुलेट बहुत ही तेज़ ट्रैवल करती है, ये हम सब जानते हैं। जो बुलेट की जो स्पीड होती है बहुत तेज़ होती है। मास कितना कम होता है, मास बिल्कुल हल्का सा होता है, इतनी सी होती है बुलेट, इतनी सी बुलेट होती है, छोटी सी बुलेट होती है, लेकिन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो बुलेट किसी भी ऑब्जेक्ट को फाड़ के निकल जाती है। अच्छे खासे लोहे के पैन या तवे की अगर हम बात कर ले तो उसको वो चीर करके बुलेट निकल जाती है। क्यों निकल जाती है? क्योंकि बेसिकली उसका मोमेंटम जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से वो अपने मोशन के स्टेट ऑफ मोशन को रिटेन कर पाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ज़रा कुछ चीज़ें यहाँ देखेंगे। हमें यहाँ पे क्या मिला कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस यू। अब फोर्स और टाइम के बारे में ज़रा बात करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि हम सभी ने साइकिल चलाई है, राइट। हम सभी ने साइकिल चलाई है, स्कूल गए हैं या कहीं ना कहीं हमने जब भी साइकिल प्रैक्टिस की है। तो जब हम साइकिल के जो ब्रेक्स होते थे, अगर मैं ब्रेक की बात करूँ, अगर हम साइकिल की ब्रेक्स को बहुत तेज़ी से दबाते हैं, क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से दबाते हैं, तो तेज़ी से दबाने से क्या होता था, साइकिल जो होती थी वो तुरंत रुक जाया करती थी, राइट, सबको याद है। और वहीं अगर हम ब्रेक को धीमे से लगाते थे
यानी ब्रेक फोर्स जो होता था, हमारा फोर्स जो होता था अगर कम होता था तो साइकिल धीमे धीमे रुकती थी और टाइम ज़्यादा लगता था। यानी अगर हम टाइम की बात करें, हम ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो टाइम कम लगा, और हम कम फोर्स लगाए तो टाइम ज़्यादा लगा। यानी फोर्स इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टाइम। तो इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूँ, इन दोनों इक्वेशन को, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन बहुत कंफ्यूजिंग है, तो यहाँ पे हम एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे हम कहते हैं के इज़ नोन एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो k इंटू एम वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशंस के थ्रू हमने देखा कि k की वैल्यू क्या आती है, बेसिकली 1। तो यहाँ से हमें क्या मिला फाइनली, f की वैल्यू क्या मिली, एम वी माइनस यू अपॉन टी। तो अगर हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करें कि ये जो v माइनस यू वाला टर्म, v माइनस यू अपॉन टी वाला टर्म है, क्या ये इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वहाँ से हम निकालेंगे v माइनस यू अपॉन टी मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो m इंटू ए हम लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए। तो यही है न्यूटन सेकेंड लॉ का कंक्लूजन। अब थोड़ा सा न्यूटन सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट देख लेते हैं, राइट। तो न्यूटन सेकेंड लॉ का जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी। सो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो बोलता है, जो चीज़ वो ये कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली इसका मतलब हुआ क्या। अगर हम बात करना चाहें यहाँ पे, अगर हम इस चीज़ को समझना चाहें, तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। डेल्टा पी इज सिंपली चेंज इन मोमेंटम, और इसको अगर हम टाइम से डिवाइड कर देंगे, सो दिस इज नोन एज रेट ऑफ चेंज। यानी कि रेट, इस जिस रेट की हम बात कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये रेट जितना ज़्यादा होगा फोर्स की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा आएगी। तो ये हमें बेसिकली यहाँ पे समझना है, ये चीज़ हमें यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कुछ देखेंगे इस चीज़ को। देखिए, इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की अगर हम बात करें लीनियर मोमेंटम की, जो ये मोमेंटम हमने पढ़ा है बेसिकली, और ये जो सेकेंड लॉ का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ये क्या है, तो हमने कैच एम कैच जैसे बहुत सारे गेम्स खेले हैं। तो कई ऐसी सिचुएशन आई है जब हमें हाई कैचेस लेने पड़े। हाई कैचेस का मतलब जिसमें बॉल काफ़ी अच्छी खासी हाइट तक जाती है, फिर वहाँ से गिरती है। तो हमें पता है कि बॉल जब नीचे आती है तो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी गेन कर लेती है। तो हम क्या करते हैं, अपने हाथों को बॉल की तरफ लेके जाते हैं और वहाँ पे हम बॉल को कैच करते हैं। लेकिन बॉल को कैच करने की साइंस क्या होती है बेसिकली, अगर मैं साइंस की बात करूँ, अगर मैं लॉजिक की बात करूँ कि हम किस तरह के लॉजिक का यूज़ करते हैं बॉल को कैच करते वक्त, तो बेसिकली होता ही है कि हम अपने हाथों को यहाँ पे लेके जाते हैं और जैसे ही बॉल हमारे हाथों पे, सपोज इस मोमेंट पे बॉल मेरे हाथ पे आ गई जैसे, तो मैं अपने हाथों को धीरे से नीचे लेके जाता हूँ। यही होता है एक प्रॉपर कैच करने का तरीका, कि हमारे हाथ को चोट भी ना लगे। तो ऐसा क्यों होता है, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा ये देखते हैं कि कैच करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। तो ये भाई साहब ने कैच ड्रॉप कर दिया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की अगर मैं बात करता हूँ कैच करने के लिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपका जो हाथ है भाई साहब, भैया आपका जो हाथ है वो बॉल को टच भी तो करना चाहिए। आपने देखिए, बंदे ने सारे नियम सही से लगाए, इसने हाथ को ऐसे लिया, फिर हाथ को ऐसे भी किया, नीचे भी लाया, लेकिन इसने एक चीज़ नहीं की, वो थी कि बॉल को हाथ तक नहीं पहुँचाया, या अपने हाथ को बॉल के पास नहीं लेके गया, वहाँ तक नहीं लेके गया, टच नहीं करवाया। यही गलती कर गए। तो थोड़ा सा साइंस ऑफ कैचिंग के बारे में समझते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे हाई कैच के बारे में बात करेंगे। आपने प्लेयर के हैंड मूवमेंट को अभी देखा कि हैंड मूवमेंट कैसा था, वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आया। तो अब देखिए, जैसे क्रिकेट में होता क्या है कि अगर मैं बात करूँ तो बैट्समैन क्या करेगा, अगर मान लीजिए बॉल को हिट करता है और बॉल काफ़ी ऊँची गई है, तो जो फील्डर होता है, जिस सपोज़ कि वो बॉल के नीचे खड़ा है, तो वो अपना हाथ को लाता है और इस तरह से बॉल को कैच कर लेता है। अब इस कैच को करने के दो तरीके हैं, उन दोनों में से इफेक्टिव तरीका कौन सा होगा ये हम देखेंगे। तो पहला तरीके को मैं कहता हूँ रिजिड कैच। रिजिड कैच का मतलब कि मेरा हाथ वहीं का वहीं है, मेरा हाथ वहीं का वहीं है,
और मैंने कैच कर लिया, इस केस में चोट ज़्यादा लगेगी। सेकंड केस में हमने क्या देखा कि हाथ जो है हल्का सा नीचे है। फर्स्ट केस में हाथ बिल्कुल ऐसे है, चोट ज़्यादा लगेगी, आपने फील किया होगा। सेकंड केस में फिर से ऑब्जर्व करेंगे, हाथ थोड़ा सा नीचे आया, हाथ का क्या हुआ, थोड़ा सा नीचे आया। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें कि इसमें सेकंड लॉ का क्या रोल है, अगर हम इसको देखें कि ठीक है ये सब हो रहा है, बट इसमें सेकंड लॉ का क्या रोल है। सेकंड लॉ की बात ये देखिए, सेकंड लॉ अभी मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। अभी हमने क्या देखा था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम। तो हम सबको पता है कि अगर मैं बात करूँ तो बॉल जैसे ही हाथ में आ गई, बॉल की वेलोसिटी क्या हो गई, ज़ीरो, यानी कि फाइनल मोमेंटम, यानी कि अगर वी बॉल की फाइनल वेलोसिटी है तो एम वी फाइनल मोमेंटम ज़ीरो हो गया। और इनिशियल मोमेंटम, जैसे बॉल इस पॉइंट पे थी, जैसे ही हाथ में आने वाली थी, जस्ट बिफोर कॉन्टैक्ट, इनिशियल मोमेंटम पी इनिशियल क्या है, एम यू कुछ भी हो सकता है, मतलब एक वैल्यू है जो कि अच्छी खासी ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। और सेकंड केस में बात की जाए तो इनिशियल मोमेंटम सेकंड केस में भी एम यू है कि नहीं है, सेकंड केस में भी एम यू है। लेकिन सेकंड केस में जो फाइनल मोमेंटम है वो एम वी, सेकेंड केस में भी इन दी एंड वेलोसिटी क्या हो रही है, ज़ीरो ही हो रही है, तो एम वी की वैल्यू सेकंड केस में भी ज़ीरो ही आ रही है। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि दोनों केस में जो चेंज इन मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम की मैं बात कर रहा हूँ, सेम है, लेकिन वेरिएशन कहाँ पे आ रहा है, टाइम पे आ रहा है, कि मोमेंटम चेंज होने के लिए जो टाइम दिया जा रहा है। इस केस में क्या हो रहा है, अगर मैं केस नंबर 1 की बात करूँ तो केस नंबर 1 में जो टाइम, जैसे ही बॉल हमारे हाथ में आई, जैसे ये बॉल है, जैसे ही मेरे हाथ में आई, मैंने क्या किया, तुरंत इसको कैच किया, यानी कि एक सडन यहाँ तक इसका मोमेंटम था, और जैसे ही हाथ पे आया इसका मोमेंटम क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। यानी कि वो जो टाइम गैप आया, जो मोमेंटम चेंज होने के लिए जो टाइम लगा, वो टाइम क्या था, वेरी लो या फिर ऑलमोस्ट ज़ीरो, मतलब बहुत ही छोटा सा टाइम रहा होगा ना, बिल्कुल सही सी बात है, टाइम बहुत कम रहा होगा। और सेकंड केस की अगर बात की जाए तो आपने देखा कि पहले हाथ की इनिशियल पोजीशन यहाँ पे थी, इस डॉटेड लाइन पे, फिर हमने हाथ को यहाँ से यहाँ तक नीचे लाया, तो इसको नीचे लाने में थोड़ा सा टाइम लगा होगा, जो कि इस टाइम के सिचुएशन 1 का टाइम T1 है और सिचुएशन 2 का टाइम T2 है, तो T2 से थोड़ा तो कम रहा होगा वो, मतलब T2 से थोड़ा ज़्यादा, सॉरी T1 की वैल्यू काफ़ी कम थी, T2 की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा रही होगी, क्योंकि हमने हाथों को यहाँ पे ऐसे नीचे लाया। तो बेसिकली मोमेंटम चेंज होने में सेकंड केस में टाइम ज़्यादा लगा। तो अब गौरतलब है, अगर यहाँ पे देखा जाए कि मोमेंटम में होने वाला चेंज तो बिल्कुल सेम है, अगर टाइम कम लगेगा तो फोर्स की वैल्यू, ज़्यादा आएगी। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ कि अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो फोर्स की वैल्यू कम आएगी, यानी कि मोमेंटम चेंज होने के लिए हम जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना कम हमारा फोर्स आएगा। तो स्मार्ट तरीका कैच करने का यही है कि जैसे ही बॉल हमारे हाथ में आती है, हम हाथ को थोड़ा सा पीछे खींचते हैं और हम बॉल के मोमेंटम को ज़ीरो होने में थोड़ा सा टाइम देते हैं। अब यही एक रीज़न है कि अगर हम एक कॉन्क्रीट फ्लोर पे जंप करते हैं किसी हाइट से, तो क्या होता है, हमारे पैरों पे चोट लगती है। लेकिन अगर हम सैंड पे, यानी कि बालू पे अगर हम जंप करते हैं, तो हमारे पैरों में चोट इसलिए नहीं लगती क्योंकि हमारा मोमेंटम तुरंत ज़ीरो नहीं होता है। कॉन्क्रीट फ्लोर पे हमारा मोमेंटम तुरंत ज़ीरो हो जाता है, लेकिन सैंड पे हमारा मोमेंटम तुरंत ज़ीरो नहीं होता है, हम थोड़ा सा धंस जाते हैं। अगर आपको याद हो, सैंड थोड़ा सा सॉफ्ट मटेरियल होता है, हम थोड़ा सा धंस जाते हैं। और जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अभी एक कार क्रैश के बारे में, एक्सप्लेन किया था। अगर मैं बात करूं तो वो वीडियो ज़रा हम दोबारा देख ही लेते हैं एक बार। कहाँ गया कार क्रैश, वेयर इज़ दैट कार क्रैश, ओके आई थिंक इनर्शिया में था, हाँ या दिस इज़ द वीडियो। तो बेसिकली इस कार क्रैश में हुआ क्या, यहाँ पे मैं एयर बैग का कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। देखिए क्या हुआ, ये आदमी अपने इनर्शिया की वजह से आगे जाने लगा, राइट। इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ये आदमी अपने इनर्शिया की वजह से आगे जाने लगा है। अब जस्ट इस पॉइंट पे आते हैं वापस, जैसे ही इसका कोलिजन होने वाला था, जैसे ये कोलाइड किया, ठीक है, जैसे ही ये कोलाइड किया। अब यहाँ पे हम सबको पता है कि एयर बैग एक सेफ्टी के लिए अच्छी चीज़ होती है। आजकल हर गाड़ी में लगभग फ्रंट, एक एटलीस्ट ड्राइवर के लिए तो एयर बैग हर गाड़ी में है, आगे बैठे हुए लोगों के लिए एयर बैग हर गाड़ी में आजकल आ रहा है। तो बेसिकली देखो होता क्या है, जब एयर बैग होता है तो एयर बैग बहुत ही सॉफ्ट सा एक बैग होता है। वो क्या होता है, जैसे ही कोलिजन होता है तो ये बैग जो होता है ये बेसिकली कहाँ पे आता है, जैसे ये आपकी गाड़ी की स्टीयरिंग है,
तो ये स्टीयरिंग वाले एरिया से आगे आ जाता है, तो ताकि आप इन केस ऑफ अ कोलिजन, जैसे आपने मान लीजिए सीट बेल्ट वगैरह नहीं पहनी है, तो भी मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो क्या होगा, आप जैसे ही झटका लगेगा आपको, आप बिल्कुल आगे की तरफ आओगे, तो आपका जो मोमेंटम है वो स्लोली ज़ीरो होगा, मतलब कुछ टाइम लगेगा उस मोमेंटम को ज़ीरो होने में, क्योंकि आप एयर बैग से जाके भिड़ रहे हो, और एयर बैग थोड़ा सा सॉफ्ट टाइप का मटेरियल होता है, ऐसा कोई हार्ड कॉन्क्रीट मटेरियल नहीं होता है, या गाड़ी का कोई एक रिजिड पार्ट नहीं होता जिससे आप भिड़ गए आपका सर फूट जाएगा। एयर बैग क्या करता है, आप एयर बैग में भिड़ोगे किसी मोमेंटम से, जो आपका इनर्शिया था, आप अपनी इनर्शिया की वजह से एयर बैग से कोलाइड करोगे, और एयर बैग आपकी वेलोसिटी को स्लोली ज़ीरो करेगा। सो इसीलिए गाड़ी में एयर बैग का होना बहुत ज़रूरी होता है कि इन केस ऑफ कार क्रैश आपकी जान बच सके बेसिकली। ठीक है, हम वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। हमने अभी कैचेस के बारे में पढ़ा कि बेसिकली हम इस तरह से कैच करते क्यों हैं। नाउ कमिंग ऑन टू अनदर थिंग, हमने ये वीडियो डिस्कवरी पे या नेट जियोग्राफिक पे कई बार देखी है, जिसमें एक हिरण जो है एक तेंदुआ कह लें या चीता कह लें उससे भाग रहा है। ठीक है, और हिरण जो है काफ़ी जिगजैग मूवमेंट कर रहा है, जिगजैग, और वो चीता से बच जाता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको नोटिस करवाता हूँ। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा हम वीडियो देखते हैं, थोड़ा सा इस क्लिप को ऑब्जर्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि हिरण का जो मूवमेंट है वो जिगजैग हो रहा है, हिरण सीधा नहीं भाग रहा है। और ये यहाँ पे क्या होता है, कुछ एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेता है और फिर हिरण निकल जाता है। फिर से अगर इसको ऑब्जर्व करें तो देखिए हिरण का मूवमेंट क्या है, जिगजैग है, सीधा नहीं है। तो यहाँ पे हिरण ने क्या किया, हिरण ने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई किया। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको मोमेंटम के बारे में बताया था। मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू इनर्शिया ऑफ मास इन मोशन। तो क्या है, यहाँ पे दोनों मासेस जो हैं वो मोशन में हैं, बिल्कुल है। अगर मैं इस लियोपार्ड की बात करूँ, अगर मैं इस लियोपार्ड की बात करता हूँ जैसे, तो क्या इस लियोपार्ड का जो मास होगा वो हिरण से ज़्यादा है, बिल्कुल है। और इस लियोपार्ड की वेलोसिटी भी हिरण से ज़्यादा है। हिरण का जो मास है वो कम है और हिरण की वेलोसिटी भी कम है। तो पहली चीज़ तो हमें ये समझनी चाहिए कि अगर हिरण सीधा भागेगा तो लियोपार्ड उसे चेज़ कर ही लेगा। तो हमारा ये जो तेंदुआ है ये इसे चेज़ कर ही लेगा हर हाल में, तो हिरण सीधा भाग के नहीं बच सकता। अब हिरण के पास सेकंड ऑप्शन क्या बचता है, हिरण फुर्तीला। हिरण फुर्तीला क्यों है, क्योंकि हिरण हल्का है। ठीक है, और देखिए सेकंड चीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो तेंदुआ है उसका मोमेंटम ज़्यादा है। अब हम सब ने पढ़ा था कि मोमेंटम अगर इनर्शिया के इक्विवेलेंट है, इनर्शिया का मतलब क्या होता है कि टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इट्स स्टेट ऑफ मोशन, ये होता है इनर्शिया। तो इसका मतलब मोमेंटम भी कुछ ऐसा ही बिहेव करेगा। तो जिस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया जितना ज़्यादा होता था, याद करिए उसके मोशन को डिस्टर्ब करना उतना ही मुश्किल होता था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, हिरण ने क्या किया है, हिरण एक जिगजैग पाथ इसलिए ले रहा है कि वो तेंदुआ को ओरिजिनल पाथ से डिस्ट्रैक्ट हटाना चाह रहा है। तो इसका एडवांटेज हिरण को ये मिलता है ना, देखिए कि मोमेंटम जो है वो तेंदुए का ज़्यादा है। अगर ध्यान दिया जाए तो तेंदुए के मोमेंटम को अगर हमें डिस्टर्ब करना है तो उसके लिए तेंदुए को क्या करना होगा, तेंदुए को सडन टर्न लेने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाना होगा हिरण के मुकाबले, क्योंकि तेंदुए का मोमेंटम ज़्यादा है। तो इस तरह से 3-4 टर्न जब हिरण ने लिए और तेंदुए ने भी 3-4 टर्न लेकर के उसे ट्रेस करने की कोशिश की, तो इन दी एंड हुआ क्या कि तेंदुआ जो था वो हिरण से ज़्यादा फोर्स उसने लगाया, हिरण से ज़्यादा फोर्स उसने लगाया हर पॉइंट पे अपने मोशन की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। एंड रिजल्ट क्या निकला कि तेंदुआ थक गया और हिरण जो है बच के निकल गया। देखिए एक स्मार्ट स्ट्रेटजी है ऐसी सिचुएशन से बच के निकलने के लिए जहां आपको पता है कि आप नहीं जीत सकते हो, तो वहाँ पे दिमाग का यूज़ किया। अब ये तो हो गई एक ऐसी चीज़ जो हम डेली लाइफ में नहीं ऑब्जर्व करते हैं, बट हमने बहुत सारे पकड़म पकड़ाई के गेम खेले हैं, राइट? अगर मैं गलत नहीं हूँ, सभी ने पकड़म पकड़ाई खेला है। तो याद करिए पकड़म पकड़ाई में कुछ ऐसे बच्चे होते थे हमारे साथ जो बहुत ही शार्प टर्न ले लेते थे दौड़ते हुए। उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होती लेकिन उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि वो बहुत ही शार्प टर्न आप बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए जाते, उनके पीछे अचानक से उन्होंने टर्न ले लिया और आप अपने मोमेंटम की वजह से उस पॉइंट पे वो टर्न नहीं ले पाए और आपके उनके बीच में एक सडन डिस्टेंस सा बन गया, एक गैप आ गया, थोड़ा ज़्यादा गैप आ गया। फिर आप उनको चेस कर रहे हो, फिर अचानक से उन्होंने कहीं जाके एक टर्न ले लिया और एंड में क्या होता था कि हम थक जाते थे और वो भाग जाते थे। तो बेसिकली वही एग्जाम्पल यहाँ पे भी यूज़ हुआ है। सो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे।
तो ये पूरी सेकेंड लॉ की कहानी थी। सेकेंड लॉ प्योरली मोमेंटम पे बेस्ड था। अब यहाँ पे थर्ड लॉ की हम बात करते हैं। थर्ड लॉ भी बहुत ही बेसिक सा लॉ है, देखते हैं इस चीज़ को। देखिए थर्ड लॉ का जो स्टेटमेंट है, पहले मैं स्टेटमेंट से ही शुरुआत करूँगा। थर्ड लॉ का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज आर इक्वल, अपोजिट एंड एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज। अब थोड़ा सा इस डायग्राम को समझते हैं, ये जो डायग्राम बना है, एक्शन रिएक्शन ये सारी चीज़ें क्या है, इन सारी चीज़ों को समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक आदमी है, ये इस वॉल पे कुछ फोर्स लगा रहा है, वॉल पे F1 फोर्स लगा रहा है। सपोज F1 100 न्यूटन है, इस आदमी ने 100 न्यूटन का फोर्स वॉल पे लगाया। तो वॉल ने क्या किया, वॉल ने एक फोर्स F2 लगाया आदमी पे। अब ये F2 की वैल्यू क्या होगी, 100 न्यूटन, बिल्कुल सेम होगी। क्योंकि अगर ये फोर्स सिस्टम बैलेंस नहीं होगा ना, तो यहाँ पे एक मूवमेंट हो, या तो आप मूव कर जाओगे या तो दीवार मूव कर जाएगी। अगर अनबैलेंस फोर्स हुआ तो कुछ, तो नेट फोर्स जीरो हुआ। तो इसी वजह से दीवार और आपको मिलकर के जो सिस्टम बन रहा है उसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। आई होप आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि आदमी ने दीवार पे फोर्स लगाया F1, दिस इज नोन एज एक्शन। अब इसे एक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये है फर्स्ट फोर्स। क्या है, जो पहला फोर्स लगता है उसे हम कहते हैं एक्शन, और जो दूसरा फोर्स जो वॉल ने आदमी पे लगाया उसे हम कहते हैं रिएक्शन। यानी जो एक्शन की वजह से जो फोर्स आया उसे हम कहते हैं रिएक्शन। अब रिएक्शन क्या होता है, ड्यू टू एक्शन, ड्यू टू एक्शन हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे नीचे क्या लिखा है, फोर्स ऑलवेज कम इन पेयर्स, फोर्सेस ऑलवेज कम इन पेयर्स। यू पुश ऑन द वॉल पुशेस बैक। हम दीवार को धक्का लगाते हैं, दीवार हम पे धक्का लगाती है। यानी हर फोर्स जो होता है, कोई भी फोर्स होता है, हम किसी भी फोर्स की बात करें, कहीं भी कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वो हमेशा पेयर में आता है और हमेशा इक्वल और अपोजिट नेचर के होते हैं। ठीक है, जैसे इस केस में हम देख रहे हैं, तो अभी हम कई और केसेस देखेंगे। तो अब हम थोड़ा सा इस चीज़ को एग्जामिन करते हैं कि न्यूटन के जो ये थर्ड लॉ है एक्शन रिएक्शन क्या होता है बेसिकली। तो थोड़ा सा अब ये भी देख लेते हैं कि न्यूटन का ये जो थर्ड लॉ है कहाँ अप्लाई नहीं होता है। कुछ अजीब से सिचुएशंस हैं जहाँ ये अप्लाई नहीं होता है। तो उनमें से एक सिचुएशन ये है। अब ये सिचुएशन क्या है बेसिकली, ये सिचुएशन ये है कि इस सिचुएशन को हम पहले देख ही लेते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स। लेकिन ये सिचुएशन तभी पॉसिबल है जब कुत्ता आपका हो। अगर कुत्ता आपका नहीं हुआ तो सिचुएशन काफ़ी अलग हो सकती है। ठीक है, तो हो सकता है कुत्ता आपका बैक स्क्रैच ना करे, कुत्ता आपका कुछ और स्क्रैच कर दे और आपको दिक्कत हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई नहीं होता है। अब बात करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई होता कहाँ पे है। तो जैसे ये कैनन है, तो कैनन ने क्या किया, कैनन ने बॉल को फायर किया। ठीक है, इसका वीडियो देखते हैं, फिर से देखते हैं एक बार और। अब कैनन के मूवमेंट को हम ऑब्जर्व करते हैं। बॉल आगे गई, कैनन पीछे गया, फिर से इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा। तो अब यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन के बारे में अगर मैं पूछूं कि एक्शन कौन सा है, यानी कि पहला फोर्स कौन सा है, कैनन ने सबसे पहले फोर्स किस पे लगाया, बॉल पे लगाया। सो फोर्स ऑन बॉल इज एक्शन फोर्स और फोर्स ऑन कैनन इज रिएक्शन फोर्स। तो हमने देखा कि जो बॉल है वो काफ़ी तेज़ी से आगे गई और कैनन भी कुछ स्पीड से पीछे गया। हमने देखा एक्शन और रिएक्शन दोनों चीज़ें आई। तो ये तो एक एनिमेटेड वीडियो था। अब हम एक रियल वीडियो देखते हैं इसी का, कैनन फायरिंग का। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अंकल जी ने कैनन चलाया। ठीक है, फिर से इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि जो शेल है, कैनन से जो शेल निकली है, ये शेल किधर गई, ये शेल आगे की तरफ गई और कैनन पीछे की तरफ आया। कैनन की वेलोसिटी कुछ होगी, शेल की भी वेलोसिटी, शेल की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि शेल का मास कम है, और कैनन की वेलोसिटी कम है क्योंकि कैनन का मास जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा है। लेकिन दोनों पे इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं, इक्वल और अपोजिट नेचर के। अगर मैं शेल की बात करूं तो शेल पे अगर इस डायरेक्शन में फोर्स F लगा होगा तो कैनन पे पीछे की डायरेक्शन में फोर्स F लगा होगा। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हैं हमारे पास न्यूटन्स थर्ड लॉ के। जैसे हम गन चलाते हैं, तो गन चलाते हैं तो हमारे हाथों पे भी एक फोर्स आता है। जैसे बुलेट निकली, ये गन है, अगर ये गन से सपोज इस गन से अगर बुलेट निकली सामने की तरफ, तो हमारा हाथ क्या होगा, हमारा हाथ पीछे की डायरेक्शन में जाएगा।
कुछ इस तरह का मोशन होगा, कुछ इस तरह का सडन सा मोशन होगा। तो हमारे हाथ क्या होगा, हमारे हाथ पे एक झटका आएगा। कई बार हमने देखा होगा कि लोग शॉटगन चलाते हैं या राइफल गन्स वगैरह चलाते हैं, तो उनके शोल्डर क्या होते हैं, वो अपने शोल्डर का सपोर्ट लेकर के गन को चलाते हैं, एम करते हैं। तो जो लोग प्रॉपरली नहीं चलाते हैं, जो प्रोफेशनल शूटर्स नहीं होते हैं, वो ये गलती बहुत बार करते हैं, वो अपने शोल्डर्स को डिसलोकेट करवा देते हैं। क्योंकि जो शॉटगन का जो बैक फोर्स आता है, जो रिएक्शन आता है शॉटगन से, जो हमारी बुलेट है वो निकली, काफ़ी ही हैवी बुलेट होती है शॉटगन की, तो अच्छा खासा मोमेंटम होता है उसका, और उसकी वजह से जो फोर्स आता है, जो रिएक्शन फोर्स आता है पीछे की तरफ, वो हमारा शोल्डर एब्जॉर्ब करता है, जो कि बहुत ही गड़बड़ चीज़ है शूटिंग करते वक्त। कि प्रॉपर पोजीशन अगर आप नहीं लेते हैं तो वो फोर्स आपके शोल्डर तक को डिसलोकेट कर सकता है। इसके मल्टीपल वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और अगर हम दूसरी बात करें सपोज़, तो ज़मीन पे जब हम चलते हैं, जब हम ज़मीन पे चलते हैं तो हम इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में बेसिकली ज़मीन को पुश करते हैं, तो ज़मीन इसी के उल्टा हमें पुश करती है, जिसकी वजह से हम मोशन गेन करते हैं, जिसकी वजह से हम फॉरवर्ड चलते हैं। और तीसरा एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे लड़के ने नाव पे कुछ फोर्स लगाया, तो नाव ने लड़के पे फोर्स लगाया, जिसकी वजह से लड़का ये वुडन फ्लोर क्लाइंब कर पा रहा है या इस वुडन फ्लोर पे चढ़ पा रहा है। सो दिस इज़ बेसिकली ऑल अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसे हम एक्शन रिएक्शन का लॉ कहते हैं। अब नेक्स्ट थिंग जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, जो लास्ट टॉपिक है बेसिकली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जब भी हम बात करते हैं तो हम हमेशा एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर करेंगे। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब हो गया जिसमें कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं एक्ट कर रहा हो। अब सिस्टम का मतलब बेसिकली क्या होता है? सिस्टम का मतलब होता है कि हम पूरे यूनिवर्स से एक पर्टिकुलर एरिया को पकड़ के उठाते हैं और सिर्फ उस एरिया को ऑब्जर्व करते हैं, बाहर की सारी चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे यहाँ पे जो क्लिप मैं आपको शो करने वाला हूँ, इसमें बेसिकली दो बॉल हैं। तो ये वाली बॉल कुछ स्पीड से आ रही है। अगर मैं इसको बोलूँ सपोज दिस इज़ बॉल नंबर 2, दिस इज़ बॉल नंबर 1, सो ये कुछ स्पीड इसकी u है, इसकी स्पीड सपोज u2 है और इसकी स्पीड u1 हमें 0 दिख रही है। तो बेसिकली आप समझ रहे हैं कि मतलब ये बॉल 2 जो है कुछ स्पीड से आ रही है और वो बॉल 1 से कोलाइड कर रही है। तो यहाँ पे सिस्टम का मतलब क्या है? यहाँ पे सिस्टम का मतलब ये है कि बस दोनों बॉल को हमें ऑब्जर्व करना है। इन दोनों बॉल के अलावा हमें किसी और चीज़ से मतलब नहीं है। आसमान में चिड़िया उड़ रही है, प्लेन जा रहा है, पड़ोस में कोई आदमी चल के जा रहा है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। हमें किसको देखना है? बिल्कुल अर्जुन की निगाहों की तरह। जैसे अर्जुन की निगाह क्या थी? चिड़िया की आंख पे, वैसे हमें यहाँ पे चिड़िया की आंख पे थी। यहाँ पे दो बॉल्स हैं, यहाँ पे हमें इन दो बॉल को ऑब्जर्व करना है बस। दिस इज़ अ सिस्टम। ये सिस्टम होता है। अब सिस्टम कई सारी चीज़ें होती हैं। इन दो बॉल की जगह हो सकता है दो ब्लॉक्स हो सकते हैं, दो कार हो सकती हैं, या कुछ भी हो सकता है। मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं इस चीज़ पे। तो थोड़ा सा इस क्लिप को ऑब्जर्व करते हैं कि हो क्या रहा है। कि ये बॉल नंबर 2 आई, बॉल नंबर 1 से कोलाइड की, और कोलाइड करने के बाद क्या हुआ? कोलाइड करने के बाद देखिए, अगर मैं बात करूं, देखिए अगर आप लोग कहेंगे देखो ये कांटेक्ट पे एक फोर्स लगा, कुछ लोग के मन में एक डाउट आ सकता है कि ये कांटेक्ट पे एक फोर्स लगा, तो इस कांटेक्ट पे फोर्स की अगर मैं बात करूं, लोग कहेंगे ये तो अनबैलेंस्ड फोर्स है। अब मैं बात करता हूं, देखिए अगर ये बॉल नंबर 2 है तो बॉल नंबर 2 ने 1 पे फोर्स लगाया। F21 का मतलब फोर्स ड्यू टू बॉल नंबर 2 ऑन बॉल नंबर 1, ठीक है। जब ये कोलिजन हुआ, जैसे ही ये कोलिजन हुआ, अब अगर हम ध्यान दें, दिस इज़ एक्शन। ये क्या है? ये एक्शन है। एक्शन मतलब दिस इज़ फर्स्ट फोर्स। तो क्या 1 ने भी 2 पे एक फोर्स लगाया होगा? F12 से हम बोलेंगे दिस इज़ रिएक्शन, दिस इज़ रिएक्शन फोर्स, और दोनों की वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम एज अ सिस्टम इसको कंसिडर करते हैं, जिसमें बॉल 1 और बॉल 2 दोनों को कंसिडर किया जाता है, तो बॉल 1 पे फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, बॉल 2 पे फोर्स लगा इस डायरेक्शन में। तो एज अ सिस्टम अगर हम बात करें पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स की, तो नेट फोर्स पूरे सिस्टम पे 0 है, यानी कि पूरे सिस्टम पे किसी भी तरह का अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है। यही कंडीशन होती है आपकी मोमेंटम को कंजर्व कराने की। अगर आपका जो सिस्टम है उसमें किसी भी तरह का अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है, तो यानी कि सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम होगा और जो सिस्टम का फाइनल मोमेंटम होगा, दोनों बिल्कुल ही सेम होंगे। तो थोड़ा सा इस सिचुएशन को अब देखते हैं। यहाँ पे हो क्या रहा था? बेसिकली इस सिचुएशन को अगर ऑब्जर्व करें, इनिशियली ये क्या हो रहा था? दिस इज़ इनिशियल कंडीशन, दिस इज़ इनिशियल कंडीशन, और ये ड्यूरिंग कोलिजन हुआ है, और दिस इज़ फाइनल कंडीशन।
तो इनिशियल और फाइनल ये सब हैं क्या, देखिए m1 जो मास है या जो पहली बॉल है जिसका मास m1 है वो u1 वेलोसिटी से आ रही है और m2 जो है वो u2 वेलोसिटी से जा रही है, दोनों राइट साइड जा रही हैं यहाँ पे, ठीक। अब जाहिर सी बात है कि u1 m1 की वेलोसिटी ज़्यादा होगी तभी ये कोलिजन हो पाएगा, अदरवाइज़ क्या होगा, m2 तो दूर निकलती चली जाएगी। तो उससे क्या होगा, देखिए यहाँ पे m1 की वेलोसिटी अगर m1 ये है तो m1 की वेलोसिटी को ज़्यादा होना पड़ेगा कुछ इस तरह से, ताकि ये कोलाइड कर पाएँ, और कोलाइड करने के बाद ये दोनों क्या हो रही हैं, कुछ इस तरह से आगे निकल जा रही हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे कोलिजन हुआ, F12 फोर्स ऑफ ये बॉल नंबर 1 की वजह से सेकंड बॉल पे लगने वाला फोर्स और ये बॉल नंबर 2 की वजह से फर्स्ट पे लगने वाला फोर्स, एक्शन रिएक्शन, वही बात हो गई। अब कोलिजन के बाद हमने क्या देखा कि m1 की वेलोसिटी, क्योंकि m1 पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगा लेफ्ट में, तो m1 की वेलोसिटी डेफिनेटली हमें पता है घट जाएगी कुछ, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लगा, और m2 की वेलोसिटी बढ़ जाएगी क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जो m2 की थी उसी डायरेक्शन में एक फोर्स लग गया। ये इम्पैक्ट फोर्स जो आया है, ये जो सडन कोलिजन की वजह से आया है, ये सेम डायरेक्शन में आया है। तो हमें पता है कि v1 यानी कि v1 जो होगी u1 से कम होगी और v2 जो होगी वो u2 से ज़्यादा होगी। ये हम इस सिस्टम को देख करके एनालिसिस कर पा रहे हैं, हर केस में ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है दोनों की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल और फाइनल मोमेंटम की अगर हम बात करते हैं तो पहले इनिशियल कंडीशन में हम देखेंगे, इनिशियल कंडीशन में हमारे सिस्टम का मोमेंटम क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब अगर मैं फाइनल मोमेंटम की बात करता हूँ तो फाइनल मोमेंटम क्या है, m1 मास की वेलोसिटी v1 हो गई और m2 मास की वेलोसिटी v2 हो गई। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि ये जो u1 u2 या v1 v2 ये जो वेलोसिटीज़ हैं ये वेक्टर है, वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन एसोसिएटेड होती है। सपोज़ यहाँ पे हमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी होती है इन वेलोसिटीज़ की u1 u2 v1 v2, तो यहाँ पे सभी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की जो साइन होती बिल्कुल सेम होती, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं सारी वेलोसिटीज़ क्या है, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। सपोज़ इसी की जगह केस कुछ ऐसा बन जाता कि कोलिजन के बाद ये जो v1 है इस डायरेक्शन में ना हो करके अपोजिट डायरेक्शन में v1 हो जाती, तो v1 की जो भी वैल्यू होती वो निगेटिव हो जाती। अगर मैं इस डायरेक्शन को, अगर मैं राइट साइड को पॉजिटिव मानता तो v1 की वैल्यू निगेटिव आ जाती अगर v1 अपोजिट डायरेक्शन में होता तो हमें कभी भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते वक्त एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा, ये जो साइन है, ये जो वेलोसिटी की जो साइन है, क्योंकि मोमेंटम भी बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में साइन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम होगा, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम होगा, अगर उसमें कोलिजन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, बेसिकली एक आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। अब एक आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल मैं ये भी ले सकता हूँ कि सपोज़ ये मेरे हाथ पे ऐसे रखा हुआ है, ये मेरे हाथ पे ऐसे रखा हुआ है, सिर्फ ये इसको ऑब्जर्व करना है। दिस इज़ द सिस्टम, दिस पेन होल्डर इज़ द सिस्टम, दिस पेन स्टैंड इज़ द सिस्टम। तो ये ऐसे रखा हुआ है। अब एंड में क्या हो रहा है, एंड में क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि ये ऐसे ही रखा हुआ है, ये इसी तरीके से अभी भी रखा हुआ है, ये इसी तरीके से अभी भी रखा हुआ है, टाइम पास करता जा रहा है। यानी कि इसका जो इनिशियल मोमेंटम था, इसका मास इंटू इसकी वेलोसिटी जो कि 0 है, 0, इसका फाइनल मोमेंटम भी क्या है, 0, क्योंकि इस पर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है, इसकी पोजीशन नहीं चेंज हो रही है। अगर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स इस पर आ जाता तो इसकी पोजीशन तुरंत चेंज हो जाती। इस पर मुझे फ़िलहाल दो ही फोर्सेस दिख रहे हैं, एक तो इसका खुद का वेट जो है, जो ये सरफेस पे नीचे लगा रहा है, और सरफेस इस पर एक फोर्स ऊपर लगा रहा होगा जो कि एक बैलेंस फोर्स है, जिसकी वजह से कोई मोशन नहीं हो रहा है, ये स्टेशनरी है ऑब्जेक्ट। तो ये भी एक आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल हो सकता है। ओके, तो अब ये हमारा फोर्स और लॉज ऑफ मोशन के बारे में हमें जितनी भी चीज़ें पढ़नी थी, बेसिकली हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं और हमने काफ़ी सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं उनको रिलेट करते हुए पढ़ा है। तो आई थिंक कि कॉन्सेप्चुअली हम इस चैप्टर में जितनी भी सारी चीज़ें आती हैं हमने नियरली सारी चीज़ें कवर कर ली है। अब बात आती है कि न्यूमेरिकल्स की, कि फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, या फिर फोर्स, या फिर जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज़ करके ये जो फॉर्मूलाज हैं इनका यूज़ करके हम न्यूमेरिकल किस तरह से लगाएंगे। तो इसके लिए हम अभी नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे। अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्विंग के वीडियोस देखने हैं तो यू कैन जस्ट जंप ऑन टू द नेक्स्ट वीडियोस। ओके, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।